जय हिंद। आप सबका आपके YouTube चैनल सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल की संरचना के बारे में। आज तक आप इस चैप्टर को पढ़ते आए हैं, फिजिक्स और ज्योग्राफी दोनों में आपको पढ़ने को मिला है और यहाँ से बहुत सारे अद्भुत तथ्यों के बारे में जानकारी लेंगे। बहुत सारे तथ्य आपको पहले से मालूम होगा और कुछ बहुत सारे हैं जो नया सीखने को भी मिलेगा। तो वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा और चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। और इसमें हम अंत में आपको ये भी बताएंगे कि परीक्षा में यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और जो बच्चे जानते हैं वह भी इसे किस तरह से गलती कर देते हैं कन्फ्यूजन की वजह से। तो चलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम एक एक क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं और बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जहाँ से मैं प्रत्येक इसके पाँचों लेयर के बारे में जो भी जानकारियाँ हो सके मैं उसे कलेक्ट किया हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपका बहुत अच्छा रिवीजन वीडियो ये साबित होने वाला है, इसलिए बिना भगाए हुए स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला देखता हूँ कि वायुमंडल की संरचना, इसे 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है क्षोभमंडल ट्रेसोस्फीयर, सेकंड है आपको समतापमंडल स्ट्रेटोस्फीयर और फिर थर्ड है ओजोन मंडल जिसे ओजोनोस्फीयर कहते हैं। फोर्थ है आयनमंडल जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद है वायुमंडल जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो चलिए एक एक को देखते हैं। पहला क्षोभमंडल के बारे में देखते हैं। यह सबसे निचली परत है। हमारी वायुमंडल जो है अर्थ के सबसे निचली का परत जो ये है इसे हम लोग क्षोभमंडल कहते हैं। ठीक है, जिसकी मोटाई क्या है, इसकी ऊंचाई ध्रुव पर से, पृथ्वी के ध्रुव से सेंट्रल से जब आप देखेंगे तो यह 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और विषुवत रेखा से जब देखेंगे तो यह 18 किलोमीटर की ऊंचाई में है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर है, आपको परीक्षा में प्रश्न में पूछ दिया कि ध्रुव से लेकर क्षोभमंडल की ऊंचाई कितनी है, तो बस वहाँ आपको ऑप्शन में सबसे पहले ये रहेगा, बच्चे मार देते हैं इसे, कहते हैं क्वेश्चन सही बनाया, पर क्या ये सही तो नहीं होता। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उससे पहले अच्छे से समझेंगे। क्या है, ध्रुव से इसकी ऊंचाई क्षोभमंडल की 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा से ऊंचाई कितनी है, 18 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इससे रिलेटेड क्षोभमंडल यानी कि ट्रेसोस्फीयर से रिलेटेड प्रति 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर, प्रत्येक 165 मीटर होगा, यहाँ पे गलती से लिखा गया है, देखिए 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी आती है। आप लोग जनरल देखते होंगे कि नीचे में अधिक गर्मी पड़ता होगा, छत पे थोड़ा सा कम पड़ता होगा, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे आपको ठंडापन महसूस होने लगता है, क्योंकि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है क्षोभमंडल में। फिर आगे देखते हैं, इसके बाद क्या है कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। कितना का, 1 किलोमीटर। अब परीक्षा में क्या करता है कि प्रश्न आपको 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितने तापमान की कमी होगी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो पढ़े रहते हैं 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी, तो यहाँ भी लगा देते हैं टिक। बस ऐसा नहीं है, 165 मीटर की ऊंचाई है तो 1 डिग्री सेल्सियस कमी होगी टेम्परेचर, और 1 किलोमीटर की ऊंचाई है तो 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं क्षोभमंडल से रिलेटेड। इस मंडल में आंधी, बादल, वर्षा आदि जैसी मौसमी घटनाएं घटती है। फिर है, इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। आपने क्या कहते हैं, टेम्परेचर चैप्टर, ये हीट चैप्टर में पढ़े होंगे कि हीट जो है ट्रैवल 3 माध्यमों से करता है, वह आपको चालन, संवहन और विकिरण के माध्यम से। तो वायुमंडल जो हमारा गर्म होता है वह संवहन विधि से गर्म होता है, और सूर्य की किरणें जो पृथ्वी तक आती है वह विकिरण विधि से आती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछे कि वायुमंडल गर्म किससे होती है तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होकर विकिरण विधि में लगा देते हैं, लेकिन नहीं, विकिरण विधि से सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक आती है, और वायुमंडल जो गर्म होता है हमारा एटमॉस्फेयर, वो संवहन यानी कन्वेंशन के माध्यम से। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं और समताप मंडल देखते हैं, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल क्या है, यह 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और इसमें तापमान एक सामान्य रहता है, इसीलिए इसे समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। सामान्य रहता है, वायुयान वगैरह के लिए यह उपयोगी होता है। वायुयान वगैरह इसी स्ट्रेटोस्फीयर में ही उड़ता है, क्योंकि वहाँ की टेम्परेचर सेम रहती है। परंतु कभी कभी मेघों का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूलाभ मेघ कहते हैं, यानी कि मदर ऑफ पैरल क्लाउड कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, थोड़े थोड़े बादल। फिर कह रहा है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल से तो आप लोग पहले भी परिचित होंगे, यह ओजोनोस्फीयर है। इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य से आ रही अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब करके पृथ्वी को
पराबैंगनी किरण से बचाती है। और साथ ही यह ओजोन परत का एक लेयर होता है जो CFC गैसों से प्रभावित होती है। CFC गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों से वह प्रभावित होती है, उसमें छेद हो रहे हैं। चलिए फिर उसके बाद है आपको, फिर यह धरातल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है? 32 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ओजोन लेयर है, जिसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। इसके बाद है कि प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर इसमें 5 डिग्री सेल्सियस तापमान की बढ़ोतरी होती है। परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछ देता है, पहले बहुत सारे प्रश्न पूछ चुका है कि आपको क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पे क्या होती है, तो 165 पर घटती है 1 डिग्री सेल्सियस, और फिर 1 किलोमीटर पे 6.4 डिग्री घटती है, तो क्षोभ मंडल में घटेगी। लेकिन ओजोन मंडल में क्या हो जाता है, इसका विपरीत हो जाता है। इसमें 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। और ओजोन परत के लेयर को नापने का इकाई क्या है, तो डॉप्सन है। फिर आगे बढ़ते हैं, आयनमंडल देखते हैं, आयनोस्फीयर जिसे कहते हैं। इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक है। यहाँ पृथ्वी का ये रेडियो तरंगे, टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार आदि को चलाने में यह काफ़ी मददगार होती है, क्योंकि ये आयनोस्फीयर है, इसमें जितने भी रेडियो तरंगे गमन करती रहती है, जिस वजह से क्या होता है, संचार उपग्रह भी इसी मंडल में अब स्थित है। समझ गए आयनोमंडल को? तो यहाँ पे केवल सैटेलाइट वगैरह सब, भूस्थिर उपग्रह इस सब को लॉन्च किया जाता है, इसी में फिक्स किया जाता है। फिर आगे बाह्यमंडल, बाह्यमंडल को एक्सोस्फीयर कहते हैं, जो कि 640 किलोमीटर से ऊपर वाले वायुमंडल के पार्ट को हम लोग बाह्यमंडल कहते हैं। यह मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम अधिक मात्राओं में पाया जाता है। हाइड्रोजन एवं हीलियम इस मंडल में अधिक मात्राओं में पाया जाता है। अब चलते हैं साथियों कन्फ्यूजन वाले प्रश्नों पे, तो जरा ध्यान से देखेंगे। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन तथा भूपर्टी में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है। यहाँ पे देखिए गौर से। अब आपको पूछा अगर वायुमंडल में, तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक आपको नाइट्रोजन है। अगर पूछे पूरे ब्रह्मांड में, तो पूरे ब्रह्मांड में बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, कितना आदमी अगर ये पढ़े हैं कि नाइट्रोजन है वायुमंडल में, तो ब्रह्मांड में भी वो टिक लगा देंगे, लेकिन वहाँ चल के वो गलत हो जाएगा। जब ब्रह्मांड आया यूनिवर्स, तो इसमें स्टार, सन वगैरह भी आ गए, और स्टार और सन भी तो एक स्टार है, और ये जो बना है किससे, हाइड्रोजन से बना है, तो इसलिए वहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा पूरे ब्रह्मांड में आ जाएंगे। इसके बाद ब्रह्मांड के अंदर जल मंडल भी आ जाएगा, और पृथ्वी के बारे में जानते हैं कि 3 भागों में जल है, तो जल का भी आपको जो कंपोनेंट होता है वो हाइड्रोजन होता है। तो इस वजह से पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला अगर तत्व पूछे तो वह हाइड्रोजन है। और वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस आपको नाइट्रोजन है, और भूपर्टी में मतलब पृथ्वी के अंदर उसमें ऑक्सीजन है। तो इस तीनों प्रश्नों को ध्यान